हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन सामर्थ्य आई जुडिशरी। देखिए, मिशन राजस्थान एपीओ के प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और जेजे एक्ट 2015 में एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर आज बात करेंगे। अगर आप सबको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में आप सबको पढ़ाया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जेजेबी होता क्या है। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे कि आखिर एक जेजेबी इंक्वायरी कैसे करती है। एक तरीके से कोर्ट के रूप में काम करती है, तो किस तरीके से इंक्वायरी होता है, कैसे वहां से बेल मिलता है, ट्रायल का क्या सिस्टम है, हीनियस ऑफेंसेस के बारे में क्या कह रखा है। एक एक तथ्यों को समझेंगे आराम आराम से। आप सबको क्या करना है, सामर्थ्य आई जुडिशरी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोनों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, इसका लिंक वहां मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको सामर्थ्य आई जुडिशरी पे जो भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप हमारे साथ साझा करिए। हम कोशिश करेंगे कि उसके प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, सोल्व किया जाए। चलिए देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जेजेबी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अगर आप सेक्शन 4 आप सबको याद हो तो जेजेबी एक तरीके से कोर्ट का काम करती है, और जेजेबी तभी रोल में आती है जब चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ की हम बात करते हैं। वैसे बच्चे की बात कर रहे हैं जिसने कानून तोड़ दिया है, दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अभी के लिए अभी हम मान रहे हैं कि उस बच्चे ने कानून तोड़ा है, तभी उसको जेजेबी के सामने लेके आ रहे हैं। तो चैप्टर 4 में आज बात करेंगे प्रोसीजर क्या होगा वैसे बच्चों के साथ जो दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। ठीक है, तो सेक्शन 10 बड़ा अच्छा कहता है कि एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अगर जो भी बच्चा अभी के लिए एलिज्ड है, माना जा रहा है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ करी, उसने लॉ तोड़ी है, उसका एप्रीहेंशन कैसे करेंगे। तो कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर एप्रीहेंड कर सकता है, बेसिकली उसको अरेस्ट कर सकता है, पकड़ सकता है। अरेस्ट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड जेजेबी में, या फिर मैं बात करूं जेजे एक्ट में, कभी बच्चे को आप अरेस्ट नहीं करते, उसको एप्रीहेंड करते हो, उसको पकड़ते हो, आप उससे पूछते हो आप कि तुमने करी है क्राइम। तो अरेस्ट मतलब कि आप थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहे हो, क्रिमिनल समझ के बात करो। बच्चों को हम क्रिमिनल नहीं समझते, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। एप्रीहेंशन इज अ करेक्ट वर्ड। तो एप्रीहेंशन बाय द पुलिस ऑफिसर, उसको आप क्या करोगे, जैसे आपने उसको एप्रीहेंड करा, आप उसको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है बच्चों के साथ डील करने वाला, उसके सामने लेके जाइएगा, उसके सामने प्रेजेंट करिए, या फिर चाइल्ड वेलफेयर जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है या पुलिस ऑफिसर होता है उसके सामने आप उसको लेके जाएंगे, और 24 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा उसके सामने उस बच्चे को आप क्या कर देंगे, जाकर के प्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना कि प्रोवाइजो कहता है सेक्शन 10 के अंदर कि कभी भी किसी भी केस में कोई भी बच्चा दैट आर इन एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ शैल बी प्लेस्ड इन अ पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन अ जेल। कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी बच्चे को आप पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद नहीं कर सकते या जेल में बंद नहीं कर सकते। ये बात आप सबको पता रखना है। सेक्शन 10 के प्रोवाइजो में बात साफ साफ कह रखा है। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि सेक्शन 10 के प्रोवाइजो में कह रखा है या किस में कह रखा है, पूछूंगा तो आप बताना, ठीक है। आगे कहता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 पढ़ोगे, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि क्या होगा, कौन बच्चा किस तरीके से एप्रीहेंड होगा, कैसे उसको आप प्रेजेंट करोगे। सारे सिस्टम को लेकर के रूल बनाने का अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आगे कहता है स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी मैनर, कैसे उस बच्चे को आप ऑब्जर्वेशन होम में ला सकते हो या प्लेस ऑफ सेफ्टी में लेके आ सकते हो। ये सारी बातें कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 11 कहता है, समझिए, रोल ऑफ पर्सन इन होज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज प्लेस्ड। उन लोगों का क्या रोल होगा जिसके चार्ज में आपने उन बच्चों को रख दिया है दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। सेक्शन 11 कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके चार्ज में बच्चों को रखा है आपने दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, सेल वाइल द ऑर्डर इज इन फोर्स have responsibility of the said child as if the said person by the child's parent and responsible for the child's maintenance। इस लाइन को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कहता है कि आपको ऐसे ही काम करना है कि जैसे आप उस चाइल्ड के पेरेंट हो, और आपको उसका मेंटेनेंस भी देना है। अगर आपके जैसे मान लो एक चाइल्ड को मेरे चार्ज में लाकर रखा जाता है तो उस समय के लिए माना जाएगा कि मैं उसका पेरेंट हूं और मुझे उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। सेक्शन 11 कहता है। प्रोवाइजो क्या कहता है, The child shall continue in such person's charge for the period stated by the board, notwithstanding that the said child is claimed by the parents or any other person, except when the board is of the opinion that the parent or any other person are fit to exercise charge over such period। चाहे आप उसके पेरेंट हो और आपकी क्लेम कुछ भी हो, अगर जेजेबी को लगता है कि आपके चार्ज में रखना उचित नहीं है तो आपके चार्ज में नहीं रखा जाएगा, किसी और के चार्ज में रखा जाएगा और उस समय के लिए उसका पेरेंट वो माना जाएगा। पर अगर कोर्ट को मतलब जेजेबी को लगता है कि नहीं उसका पेरेंट्स ही फिट पर्सन है, फिट गार्जियन है, तो उसके ऊपर भी आपको चार्ज क्या कर दिया जाएगा कि हाँ भाई आप ही अपने बच्चे को रखो, आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी और को देने की जरूरत नहीं है, कुछ समय के लिए रखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोवाइजो बहुत क्लियर कट कहता है। आगे देखिए सेक्शन 12 वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा आज का टॉपिक बेसिकली यही है, बेल टू अ पर्सन हु इज अपेरेंटली अ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। हम बेल कैसे देंगे, तो कहता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है जो भी बच्चा
एलिज्ड है, चाहे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो या बेलेबल ऑफेंस किया हो, ठीक है। उसके अलावा उसको रिलीज कर देना है बेल पे बिना सिक्योरिटी के या सिक्योरिटी के साथ, और प्लेस या फिर उसको आप प्लेस कर सकते हो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर और अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन, और वही फिट पर्सन उसका क्या हो जाएगा उस समय के लिए पेरेंट हो जाएगा सेक्शन 11 के तहत। प्रोवाइजो समझिए क्या कहता है, सच पर्सन shall not be so released if there appears reasonable grounds for believing that the release is likely to bring that person into association with any known criminal or expose the said person to moral, physical or psychological danger, or the person's release would defeat the ends of justice, and the board shall record the reasons for denying the bail and circumstances that led to such decision। इस चीज को समझिए, अगर आप उसको बेल नहीं दे रहे हो तो बताना पड़ेगा कारण क्या है। कारण क्या क्या हो सकता है कि भाई या तो उसको अगर आप छोड़ते हो तो किसी हार्डकोर क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल के वो एसोसिएशन में आ जाएगा, या फिर मोरल, साइकोलॉजिकल या फिजिकल डेंजर उसके ऊपर हो सकता है, या फिर अगर उस पर्सन को रिलीज करते हो आप तो दैट वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो ये सारी कारणों की वजह से आप उसको बेल क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 12 कहता है प्रोवाइजो में, आगे कहता है जब भी वैसे पर्सन को आपने अप्रीहेंड किया है और उसको आप रिलीज नहीं करते हो बेल पे अंडर सबसेक्शन 1, चाहे वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन हो, बेसिकली पुलिस स्टेशन से अच्छा रहेगा यहाँ पे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट यूज करना, अगर वो भी रिलीज नहीं करता है, या फिर तो क्या कर सकते हो, अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो क्या करोगे, उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेज दीजिए या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज दीजिए इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंटिल द पर्सन कैन बी ब्रॉट बिफोर अ बोर्ड। अगर आप बोर्ड के सामने ले जाने में सक्षम नहीं हो और अगर आप बेल भी नहीं दे रहे हो तो आप उसको ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में लेके जाइए, जेल के लॉकअप में बंद नहीं कर सकते, ठीक है। When such person is not raised on bail under subsection 1 by the board, अगर बोर्ड ही रिलीज नहीं करता है तब क्या करेगा, उसको ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजेगा, तब तक जब तक पेंडिंग क्या है, इंक्वायरी उसका पेंडिंग है, तब तक वो कहाँ रहेगा, ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में। ये बात आपको याद रखना है, बेल का सिस्टम क्या है सेक्शन 12 के तहत। आगे देखिए क्या कहता है, when a child in conflict with law is unable to fulfill the conditions of bail within 7 days of the bail order, अगर 7 दिन के अंदर बेल ऑर्डर के जो भी कंडीशंस उसको फुलफिल नहीं करते हो, उस तरह के बच्चों को प्रोड्यूस किया जाएगा बोर्ड के सामने फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ बेल। ये बात याद रखना है, डेट याद रखना है आपको, कितने दिन के अंदर, 7 डेज ऑफ द बेल ऑर्डर, ठीक है। आगे देखिए, इन्फॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर। सिंपल सी बात है भाई, जब भी कोई बच्चा ऐसा लिस्ट अगर आपने उसको अप्रीहेंड किया है तो आपको उसके पेरेंट को, गार्जियन को या प्रोबेशन ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आगे कहता है द पेरेंट और द गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड इफ दे कैन बी फाउंड एंड डायरेक्ट देम टू बी द प्रेजेंट एट द बोर्ड बिफोर व्हिच द चाइल्ड इज प्रोड्यूस्ड। आगे अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर है, अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर मान लो अवेलेबल नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को जेजेबी कह सकता है कि आप एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमें बना करके दो 2 सप्ताह के अंदर। किस दिन से, जिस दिन से बच्चा प्रेजेंट हुआ है बेसिकली बोर्ड के सामने, उस दिन से एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमें बना करके दो आप कि क्या बच्चा का बैकग्राउंड क्या है, कैसी फैमिली है, क्या एक कर सकता है, नहीं कर सकता, एक तरीके से जो बेसिकली चार्जशीट में बार बार आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है, आपको बताना पड़ेगा कि 2 वीक्स के अंदर सारी बातें आपको क्या करना है, शेयर करना है कि भाई किस वजह से हम उस बच्चा कर सकता है, नहीं कर सकता है, सारी बातें आपको बतानी है। Where a child is released on bail, the probation officer or a child welfare officer shall be informed by the board। आगे देखिए, इंक्वायरी बाई बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, जब भी कोई बच्चा एलिज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द बोर्ड शैल होल्ड एन इंक्वायरी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड मे पास सच ऑर्डर इन रिलेशन टू सच चाइल्ड एज ए डीम फिट अंडर सेक्शन 17 और सेक्शन 18। मतलब इंक्वायरी का आप सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं हम कि कैसे इंक्वायरी होगा जेजेबी के सामने। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट कहता है, जब भी इंक्वायरी इस जेजेबी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है अगर जेजे एक्ट के अंदर, वो इंक्वायरी 4 महीने के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। पर वो 4 महीने काउंट कब से होंगे, ये क्वेश्चन है। कहता है द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। जिस दिन आपने बोर्ड के सामने पहली बार उस बच्चे को प्रेजेंट किया था, उस दिन से लेकर 4 महीने के अंदर जेजेबी को वो इंक्वायरी क्या कर देनी है, खत्म कर देनी है पूरी तरीके से। आगे अगर आपको नहीं कर पा रहे तो 2 महीने के लिए पीरियड आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब ओवरऑल कितने हो गए, मैक्सिमम 6 महीने। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के तहत मैक्सिमम आप 6 महीने तक के लिए कर सकते हो। माने पहले तो शुरू में 4 महीने हो गए, 2 महीने और बढ़ा सकते हो, तो टोटल कितने मंथ आपके मिलते हैं, 6 महीने। 6 महीने के अंदर आपको इंक्वायरी एट द एंड ऑफ द डे खत्म हो ही जानी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो अभी वो भी आपको बताना पड़ेगा भाई कि क्या सर्कमस्टांसेस थे कि आपने 2 महीने बढ़ाया। मतलब ओवरऑल 6 महीने, वैसे देखा जाए तो 4 महीने। एक्सटेंड कितने दिन के लिए कर सकते हैं, 2 महीने। ये तीनों चीज आपको याद रखनी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ध्यान से समझिएगा, फिर बनाइएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए, कहता है A preliminary assessment in the case of heinous offences under section 15 shall be disposed by the board within a period of 3 months from the date of first production of the child before the board। ये अलग है। कहता है अगर हीनियस ऑफेंस, अभी बात करेंगे सेक्शन 15 में, अगर
सेक्शन 15 में कोई हीनियस ऑफेंसेस की बात कर रहा है तो आपको उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट, कंप्लीट इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा, प्रीलिमिनरी असेसमेंट कितने दिन में कंप्लीट कर देनी है? 3 महीने के अंदर। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना फिर आंसर करना आप। आगे कहता है अगर इंक्वायरी बाय द बोर्ड अंडर सब सेक्शन 2 फॉर पेटी ऑफेंसेस रिमेन्स इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। इस चीज को समझिए क्या कहता है। सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर आपने 2 महीने एक्सटेंड करने के बाद भी किसी पेटी ऑफेंस के लिए, बहुत छोटा मोटा ऑफेंस के लिए उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे इंक्वायरी, तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। इस बात को याद रखना है। आगे कहता है प्रोवाइडेड डेट फॉर सीरियस और हीनियस ऑफेंसेज, अगर सीरियस ऑफेंस है, कोई हीनियस ऑफेंस है, अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं भाई और टाइम चाहिए, तो ये टाइम कौन ग्रांट करेगा? सीजेएम या सीएमएम एज फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर आप सबको याद हो भाई, मैंने आपको जब जेजेबी पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि सीएमएम और सीजेएम नहीं होते हैं मेंबर, एमएम और जेएमएफसी होते हैं, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। मतलब सीनियर अथॉरिटी कौन हो गया? सीएमएम और सीजेएम। वही आपको एक्स्ट्रा ग्रांट करेंगे, लेकिन किन केसेज में? सीरियस और हीनियस ऑफेंसेज में। ओवरऑल 6 महीने में आपको पेटी ऑफेंसेज के लिए तो खत्म करना ही करना है। अगर आप हीनियस ऑफेंसेज की बात करो तो आपको टाइम दिया जा सकता है, पर देगा कौन? सीजेएम और सीएमएम साहब। ये बात आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया यहां पे। आगे देखिए, कहता है द बोर्ड शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू इंश्योर फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी। क्या क्या? अगर पेटी ऑफेंसेज की मैं बात करूं तो समरी प्रोसीडिंग होगा सीआरपीसी के तहत। सीरियस ऑफेंसेज होगा तो जो भी ट्रायल इन समन केसेज है सीआरपीसी के तहत वो प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर हीनियस ऑफेंसेज है तो उसमें 2 चीजें। अगर हीनियस ऑफेंस वैसे बच्चों के द्वारा किया गया है जो डेट ऑफ कमीशन के दिन 16 साल से नीचे है, तो क्लाउज ई के तहत किया जाएगा, यानी कि समरी मतलब क्या नाम है, समन ट्रायल ऑफ समन केसेज के तरीके से ट्रायल होगा। पर वैसे बच्चे जिन डेट ऑफ कमीशन के दिन 16 साल से ज्यादा हैं तो उनका मैटर सेक्शन 15 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अब आपको याद है निर्भया के साथ जब हुआ था उस टाइम पे क्या था? वो बच्चा 16 साल से ज्यादा था, तो वो इसके तहत डील हुआ होगा। पर वैसे बच्चे जिस दिन कमीशन ऑफ ऑफेंस के दिन वो 16 साल से कम है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रायल इन समन केसेज के प्रोसीजर को क्या किया जाएगा? वहां पे फॉलो किया जाएगा। समझ रहे हो? ये बात आपको याद रखना है। सेक्शन 15 पढ़िए, प्रीलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय द बोर्ड। कहता है हीनियस ऑफेंसेस के टाइम पे कोई भी बच्चा अगर उसने 16 साल से ज्यादा का एज कंप्लीट कर रखा है, 16 साल कंप्लीट कर रखा है, तो बोर्ड एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेगी। 3 महीने के अंदर आपको प्रीलिमिनरी असेसमेंट कंप्लीट कर देना है। क्या जानने के लिए? कि क्या वो बच्चा मेंटली या फिजिकली कैपेबल है कि वो ऐसा क्राइम कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसके अलावा प्रोवाइजो कहता है सच एन असेसमेंट द बोर्ड में टेक द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और साइकोसोशिकल मतलब बेसिकली सोशल वर्कर्स और अदर एक्सपर्ट्स। क्या कह रहा है? अगर सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस 16 साल से नीचे के द्वारा बच्चे के द्वारा किया गया है, तब तो वो ट्रायल फॉर समन केसेस का प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। पर 16 साल से ऊपर के बच्चे के द्वारा किया गया है तो 3 महीने के अंदर ये देखेंगे असेसमेंट करके क्या वो चेक कर पाएगा, क्या वो बच्चा मेंटली फिजिकली इतना कैपेबल है कि ऐसा क्राइम कर सकता है। आगे अगर कर सकता है तो क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि मतलब बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई कर रहा है कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट का जो कंप्लीट प्रोसीजर होगा वो भी एक तरीके से ट्रायल माना। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इट इज क्लैरिफाइड द प्रीलिमिनरी असेसमेंट इज अ ट्रायल। हाँ, बेसिकली यहाँ पे ना प्रीलिमिनरी असेसमेंट इज नॉट अ ट्रायल, दैट इज वाई आई वाज कंफ्यूज्ड कि यहाँ पर मिस हो गया बेसिकली, है ना। नॉट अ ट्रायल माना जाता है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है समझिए, कहता है कि जब भी बोर्ड सेटिस्फाई होता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद कि दैट द मैटर शुड बी डिस्पोज्ड बाय द बोर्ड, देन द बोर्ड शैल फॉलो द प्रोसीजर एज फार एज मे बी फॉर द ट्रायल इन समन केसेज अंडर द कोड ऑफ सीआरपीसी। प्रोवाइजो द बोर्ड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर शैल बी अपीलेबल अंडर सेक्शन 101। प्रोवाइजो दैट द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। समझिए इस चीज को, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हुआ यहाँ पे। मैं कह रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखो सेक्शन 15 का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है कि हीनियस ऑफेंसेस में अगर 16 साल से ज्यादा के उम्र के द्वारा बच्चे के द्वारा किया गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके लिए 3 महीने के अंदर आपको एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट बनाना पड़ेगा। और वो प्रीलिमिनरी असेसमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज नॉट अ ट्रायल, वो एक ट्रायल नहीं है। वरना आप कहोगे भाई वो तो 3 महीने से का ट्रायल ही चल रहा है। नहीं, हमने जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट किया हुआ है, दिस इज समथिंग दैट इज फॉर टू से व्हाट, कि वो ट्रायल नहीं माना जाएगा। उसके अलावा यह भी कहा रखा है इसमें कि अगर आपको लगता है कि भाई उसने क्राइम किया, वो कैपेबल है क्राइम करने में, तो ट्रायल इन समन केसेज ही फॉलो होगा। आपको ये मैं बता दूं, अभी तक के लिए जितना आपको मैंने बताया है, ट्रायल इन वारंट केसेस, ट्रायल इन वारंट केसेस का जो कॉन्सेप्ट है सीआरपीसी में, वो अभी कहीं पे भी फॉलो होता नजर नहीं आएगा आपको। चाहे वो पेटी ऑफेंसेस में समरी प्रोसीजर, चाहे 16 साल से नीचे के बच्चे के द्वारा किया गया हो तो भी ट्रायल इन समन केसेज,
ज़्यादा के बच्चों के द्वारा किया गया तो भी ट्रायल इन समन केसेस। अंतर क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा के बच्चों के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे प्रीलिमिनरी असेसमेंट का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो इंटर हो जाता है। इस बात को दिमाग में रखना है। सेक्शन 15 डील करता है। सेक्शन 16 समझिए, रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। सीजेएम और सीएमएम हर 3 महीने में एक बार रिव्यू करेंगे बोर्ड के सारे केसेज का कि किस तरीके से बोर्ड जो है वो काम करे, पेंडेंसी कितना है क्या नहीं है, उसके ऊपर रिकमेंड कर सकती है और डायरेक्ट कर सकती है कि भाई कुछ नए बोर्ड्स को जरूरत है तो बनाओ। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 कहता है नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द बोर्ड, ड्यूरेशन ऑफ सच पेंडेंसी, नेचर ऑफ पेंडेंसी एंड रीजंस देयरऑफ shall be reviewed in every 6 months by a high level committee consisting of एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो चेयरमैन होंगे, उसके अलावा होम सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इन द स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन। ये लाइन याद रखनी है। सेक्शन 16 में कहता है कि भाई एक बोर्ड के पास कितने केसेस पेंडिंग है वो हर 3 महीने में एक बार सीजेएम साहब जो वहां के होंगे या सीएमएम साहब जाकर चेक कर सकते हैं और वो रिकमेंड कर सकते हैं कुछ नए बोर्ड्स के लिए। उसके अलावा हर 6 महीने में एक बार एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी में कौन कौन होंगे, पहले तो स्टेट लीगल सर्विसेज और एसएलएसए के जो मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे, वो चेयरपर्सन हो जाएंगे बेसिकली, जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं वो उस हाई लेवल कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। उसके अलावा होम सेक्रेटरी जो इस कानून को इंप्लीमेंट जेजे एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए उस जगह पे अवेलेबल है। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनजीओ, इतने लोग मिलकर के एक कमेटी बनाएंगे जो हर 6 महीने में रिव्यू करेंगे कि वहां पे जेजेबी के सामने कितने केसेस पेंडिंग है, नेचर क्या है, क्या उसका कारण हो सकता है, हर 6 महीने में एक बार। आगे कहता है जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे पेंडेंसी का आएगा वो बोर्ड के द्वारा सीजेएम साहब या सीएमएम साहब को खुद भी दे सकता है और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी क्वार्टरली बेसिस पे भेजना पड़ेगा आपको। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी चाहे तो जब भी चाहे तो बच्चे के इंटरेस्ट में जाकर के कोई भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के साथ क्या कर सकता है, मंगवा सकता है। ये बातें इंपॉर्टेंट बातें थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ और प्रोविजंस को आगे सेम चीज में सेम चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों के साथ बताइए। समर्थ हाईएस जुडिशरी के बारे में कोई भी डाउट हो मुझे बताइए और दोनों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। थैंक यू सो मच।